बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते बजट पेश किया। बजट को कोई बहुत वेलकम नहीं किया जा रहा। ना तो इस बजट से अवाम खुश है, ना इससे कारोबारी तबका खुश है, ना ही इवन IMF खुश है। पहले ये होता था कि कोई एक तबका कम से कम खुश होता था, किसी एक तबके को रिलीफ मिलता था बजट के अंदर, या हुकूमत अवाम को रिलीफ देती थी। जो अमूमन हर टेन्योर का आखिरी बजट होता है उसके अंदर अवाम को रिलीफ दिया जाता है और बाकी सेक्टर्स जो हैं उनको जो है थोड़ा सा हिट किया जाता है। इस बजट के बाद हम देख रहे हैं कि अवाम भी खुश नहीं है, इस बजट के बाद कारोबारी तबका भी खुश नहीं है, और इस बजट के बाद IMF भी खुश नहीं है। और हालात ये हैं कि हमें इस वक्त फिलफॉर IMF प्रोग्राम की भी ज़रूरत है। जो हर इकोनॉमिस्ट तकरीबन कह रहे हैं कि मुल्की मौशी मामलात को चलाने के लिए IMF का प्रोग्राम इंतहाई अहम है। हुकूमत जो है वो IMF की शराइत को लेकर जो कुछ माह पहले तक बहुत संजीदा थी, अब शायद उनको ये अंदाज़ा हुआ है कि जो तब वो कहते थे कि हमने पॉलिटिकली खुद को डैमेज किया है, बड़े फैसले लिए हैं और इन फैसलों का इम्पैक्ट मुल्क की मईशत पर बड़ा पॉजिटिव होगा। हमारी सियासत पर चलें ठीक है, नेगेटिव है तो है, लेकिन हम अपनी मुल्क के लिए, अपने मुल्क की बका के लिए अपनी सियासत को भी जो है वो कुर्बान कर रहे हैं। अब सियासत भी कुर्बान हो गई और मुआशी तौर पर भी हुकूमत ने जो फैसले लिए उनका कोई इम्पैक्ट अच्छा नहीं हुआ, उल्टा ज़्यादा हालात जो हैं वो ख़राब हो गए हैं। तो अब चीज़ें किस तरीके से कंट्रोल में होंगी? जो बजट आया है, क्या ये प्रैक्टिकली इसमें गवर्नमेंट ने जो फिगर्स रखे हैं वो अचीवेबल हैं या नहीं? और अगर नहीं है तो फिर आने वाला जो अब केयर टेकर सेटअप है उसके हवाले जब हम चीज़ें करके जाएंगे तो मुल्क की मईशत मजीद कितनी ख़राब हो सकती है, या वाक़तन हुकूमत के पास कोई ऐसा प्लान है कि फॉर इंस्टेंस IMF प्रोग्राम में हम नहीं जाते तो हमारी इकॉनमी बेहतर हो। जून का महीना है, प्राइम मिनिस्टर साहब कॉन्फिडेंट है कि हम IMF प्रोग्राम में चले जाएंगे। वहीं इसी महीने में हमने कुछ पेमेंट्स भी करनी है जिसके बाद हमारे रिजर्व्स वो काफ़ी कम हो जाएंगे। तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो कितना बड़ा चैलेंज है करंट गवर्नमेंट के लिए, इलेक्शंस वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, ये भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म है। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्बासी साहब, आगाज बजट से ही करेंगे। बजट आ गया है, बहुत वेलकम नहीं किया जा रहा है इस बजट को, और आप चूंकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके ख्याल में ये बेस्ट था जो इसहाक डार साहब ने दिया है, या मजीद बेहतर हो सकती थी चीज? जितनी वफाकी हुकूमत की आमदन है वो सूद भी पूरा नहीं करती, ठीक है ना। उसके बाद कर्जा लें, बजट बना लें, जो मर्जी करें। आज आप सूद भी का एक हिस्सा भी कर्जा लेकर पूरा कर रहे हैं, दिफा का तमाम अखराजात कर्जे पे, डेवलपमेंट कर्जे पे, और हुकूमत का अखराजात कर्जे पे। ये चार बड़ी मदें हैं, 3.25 कर्जे पे हैं। अच्छा, तो भाई साहब, ये जो बजट के बाद डार साहब हदफे तनकीद हैं, आपके ख्याल में उन पर तनकीद जायज है, या हालात ही ऐसे थे, उनका कसूर कोई नहीं है? देखिए, वज़ीर ख़ज़ाना भी एक हद तक ही कुछ कर सकते हैं ना। जिस चीज़ की बुनियाद ही में ही खराबी हो उसको दुरुस्त करना उनकी बस की बात नहीं है। तो बहरहाल मैनेज करते हैं, यही हर वज़ीर ख़ज़ाना का काम होता है। लेकिन हमें अब ज़रा फंडामेंटल्स को दुरुस्त करना होगा। हम इस तरह नहीं चल सकते, ये बड़ी वाज़ेह बात हो गई है। अगले साल सूद का इससे भी बड़ा हिस्सा कर्जा लेकर पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि कर्जा बढ़ चुका होगा, सूद भी बढ़ चुका होगा। बाकी फिर तमाम चीज़ें कर्जा लेकर। तो भाई साहब, ये जो डार साहब सारा बर्डन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में लिए गए कर्जों पर डाल रहे हैं, ये ठीक है इस तरीके से चीजों को टैकल करना, या कुछ कसूर है उनका भी? जी बिल्कुल। ये अगर आपने, चूंकि आपने करेक्शंस नहीं की तो ये मामला बढ़ता जाएगा। अब ये एक साल में भी आपने बेइंतहा कर्जा लिया है, इस अगले साल में भी बेइंतहा कर्जा लेना पड़ेगा। 7-8 हज़ार अरब कर्जा यहाँ भी लेना पड़ेगा। अगर टारगेट रेवेन्यू मीट हो गए, नहीं हुए तो फिर 500 हज़ार और लेना पड़ेगा। तो भाई साहब, ये जो अब ये मामला की दुरुस्तगी है, ये करनी किसने है? कौन है जो रिफॉर्म्स लेकर आएगा? हम बातें तो कर रहे हैं रिफॉर्म्स की कि रिफॉर्म्स लेकर आए, रिफॉर्म्स लेकर आए। वो रिफॉर्म्स कैसे रिफॉर्म्स हैं, कौन लेकर आएगा, वो गुत्थी किसके हाथ में है, किसने सुलझाने हैं वो मामलात के? हमारे एक्सपेंसेस जो है वो इनकम से कम हो, तो किस तरह इन चीजों को लेकर चलना है? आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, आपने यकीनी तौर पर डायग्नोज तो किया होगा कि प्रॉब्लम है कहां पर। बुनियादें दुरुस्त करनी पड़ेंगी। बुनियाद ख़राब है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे गुजारा कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्सेशन है नहीं, हमने उसको मज़ीद ख़राब कर दिया, नॉन फाइलर की स्कीम बना दी। इस मुल्क के लोग करोड़ों की गाड़ियों में बैठे हैं, अरबों के घरों में रहते हैं,
लाखों करोड़ों के अखराजात हैं महीने के, तो टैक्स नहीं देते। हमने कहा तुम ऐसा करना कि जब गाड़ी लेना या कोई चीज़ लेना थोड़े से पैसे में ज़्यादा दे देना, तुम नॉन फाइलर बन जाओ। नॉन फाइलर कैटेगरी क्रिएट हो गई उन लोगों की जो ये कहते हैं कि हम टैक्स नहीं अदा करेंगे। हमने कहा ठीक है, नॉन फाइलर बन जाओ। ये हमें ख़त्म करना पड़ेगा। आपको हर शहरी की बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि टैक्स अदा करे, चाहे 1 रुपया बनता हो या 1 करोड़ रुपया बनता हो। हम ये करने से, ये टैक्स लेने से कासिर हैं। जब हम ये काम कर लेंगे तो फिर एक बुनियाद खड़ी होगी। इसी तरह आपने जो FBR कलेक्शन करता है, ये देखना है कि क्या उस कलेक्शन से मुल्क में कारोबार बढ़ रहा है या कम हो रहा है। क्योंकि जब आपकी टैक्स कलेक्शन बेशक कम हो, लेकिन जब कारोबार बढ़ेगा, रोजगार भी पैदा होगा, ग्रोथ भी आएगी, उससे बेहतरी होती है। अगर हमारी FBR की कोशिश ये होगी कि मुझे एक हदफ मिल गया जो यानी मुमकिन नहीं है, नामुमकिन हदफ है, अब मैं लोगों से इधर से पैसे पकड़ूंगा, उधर से पैसे पकड़ूंगा, कारोबार तबाह कर दूंगा उनका, और मैं अपना रेवेन्यू आपने पूरा कर लिया, लेकिन आपने एक मुस्तकिल नुकसान मुल्क का कर दिया। इसी तरह आपकी बिजली का निज़ाम है, 500-600 अरब साल का वो तबाह कर देता है, उसको हम दुरुस्त नहीं कर पाए, उसमें सूबों की जिम्मेदारी भी है। फिर स्टेट रोड एंटरप्राइजेज हैं बाकी, आपने उनका भी कोई हल ढूंढना है, प्राइवेटाइज करें, निकलें उस काम से, मत वो काम करें। तो ये मुश्किल फैसले हैं और ये हम करने से कासिर हैं, तो इसलिए हम यहाँ इस दायरे पर खड़े हैं। अच्छा भाई साहब, ये जो हुकूमत ने कुछ सेक्टर्स को टैक्स एग्जम्पशंस दी हैं, एग्रीकल्चर की बात हो रही है, रियल एस्टेट की बात हो रही है, और एक रिपोर्ट सामने आई है जिसका डॉक्यूमेंट ये कहता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 2000 अरब का टैक्स चोरी किया जाता है, और उसमें जो बड़े सेक्टर्स हैं उनमें टोबैको की बात हो रही है, रियल एस्टेट की बात हो रही है। तो जब चीज़ें आइडेंटिफाई हो गई हैं तो क्यों हुकूमत उन सेक्टर्स के ऊपर काम नहीं कर रही? क्या इतना मजबूत हो गया माफिया कि हुकूमत से भी ज्यादा तगड़ा हो गया? आज माफिया की आपको जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी आपके पास है। इस वक्त आप किसी पाकिस्तानी का भी जो है उसकी जो फाइनेंशियल लाइफ है उसको देख भी सकते हैं, उसमें रुकावट भी बन सकते हैं। जब तक आप सारे कानून के ताबे नहीं होंगे, ये नॉन फाइलर का सिस्टम ख़त्म नहीं करेंगे, जब ये नहीं देखेंगे ये कौन है या कौन नहीं है, और सबसे पहले जो सियासतदान है उनको खुद अपने आप को पर टैक्स लागू करना पड़ेगा। जो लोग टैक्स लगाते हैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है कि टैक्स अदा करें। आप यकीन करें कि हम में से अक्सर ये कि टैक्स देना एक अच्छी बात होती है, ये हमें कानून की परवाह, कानून का तकाजा नहीं है टैक्स देना, या टैक्स ना देना कोई जुर्म नहीं है, वो अच्छी बात है, टैक्स अदा कर देता है आदमी तो बुरी बात से बच जाता है, अच्छी बात है। ये रवैया बदलना होगा। सबसे पहले इस मुल्क के नुमाइंदों को, वजीरों को, ओहदेदारों को ये अपने आप को इस निज़ाम के अंदर लाना होगा और अपना टैक्स अदा करना होगा। अच्छा, अब साहब, ये जो कहा जा रहा है कि हमने जून में कुछ अदायगियां करनी है, जिसके बाद हमारे रिजर्व्स जो हैं वो शायद $2.9 बिलियन के रह जाएंगे। अभी इन सारी सिचुएशन के बावजूद फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि कुछ गलत, कुछ ख़राब नहीं हो रहा, हम लोग डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे। आप चूंकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आप हालात को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, आप फाइनेंस को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। आपको लगता है कि एक ऐसी हुकूमत जो अब चंद महीने की मेहमान है और वो ऐसे इतने रिजर्व छोड़कर जाएगी एक केयर टेकर सेटअप के लिए, हमारे फाइनेंशियल मामला स्टेबिलिटी के साथ चलते रहेंगे? आपको वज़ीर ख़जाना की बात पे एतमाद करना होगा। मेरे पास कोई ऐसी बात नहीं है या आपके पास नहीं है कि कहेंगे नहीं। अगर वो एतमाद का इजहार कर रहे हैं तो हमें भी एतमाद का इजहार करना चाहिए। मैं अगर आप कागजात में देखें तो $2 अरब ज़्यादा रिजर्व नहीं है, लेकिन अगर वो कह रहे मैं पूरे एतमाद हूँ, मैं मीट कर लूँगा, तो हमें उस एतमाद का साथ ही देना है। अच्छा, भाई साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि IMF प्रोग्राम जो है वो जून के अंदर हो जाएगा। आपके ख्याल में या आपकी कोई खबर है आपको इस हवाले से कि उनको वहाँ से कोई इंडिकेशन ऐसे मिले हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब इतने कॉन्फिडेंट हैं? सेकेंडली, इसहाक डार साहब ने कहा है जी कि IMF प्रोग्राम नहीं तो अदरवाइज प्लान बी भी है हमारे पास, उसके ऊपर अगर आपको थोड़ी सी रोशनी डाल सकें। कुछ ऐसे आसार नज़र नहीं आए, लेकिन वो बेहतर जानते हैं। उनकी बातचीत भी हुई IMF की सरबराह से, शायद कोई उनको इंडिकेशन हो कि ये हो जाएगा। 2 हफ्ते की बात है, हो जाए तो बहुत अच्छा है पाकिस्तान के लिए। अगर ये नहीं होता तो फिर भी मामला चलता रहेगा, लेकिन फिर थोड़ी आपको नेगोशिएशन में और फिर IMF प्रोग्राम में जाने में थोड़ी मुश्किल आएगी। मैंने कहा कि एतमाद करना पड़ेगा आपको उनकी बात पर कि अगर IMF नहीं होता तो उन्होंने कुछ दूसरा रास्ता रखा हुआ है।
लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि आपको IMF के प्रोग्राम को मुकम्मल करके फिर नए प्रोग्राम में जाने की ज़रूरत है। तो भाई साहब आप एतमाद की बात कर रहे हैं, लोग तो यहाँ से अपने स्टेक्स फरोख्त करके बाहर जा रहे हैं। शेल की मिसाल अभी ताज़ा है, सबके सामने है। तो इन चीज़ों का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा इन्वेस्टर पर? भाई साहब देखिए, इसके अंदर इन बातों की चीज़ों के दो हिस्से होते हैं। इस वक्त ग्लोबली जो ऑयल कंपनीज हैं वो अपने कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो उसमें वो ये असेस करते हैं कि कहाँ पर उनका प्रॉफिट कम है, तो फिर वो उस मुल्क को सोचते हैं कि ठीक है, हम यहाँ अपने हिस्से बेच दें, मुकामी कंपनी चलाती रहे। तो पाकिस्तान बदकिस्मती से मेरा ख्याल है, बाकी उनके अपने फैसले हैं, उस ज़ुमरे में आ गया कि यहाँ पर उनके जो प्रॉफिट मार्जिन कम था, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम अब कार्बन फुटप्रिंट भी बड़ा मुल्क है, तो उनका जो कार्बन फुटप्रिंट का हिस्सा है वो रिड्यूस हो जाएगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी। तो भाई साहब आपको नहीं लगता कि इससे जो इन्वेस्टर है उसको एक नेगेटिव मैसेज क्या है कि इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए या नहीं? सब जानते हैं, देखिए जो भी इन्वेस्ट करता है वो सारे हालात देख के आता है, तो उसमें यकीनन वो देखते हैं कि अगर दूसरी कोई कंपनी एग्जिट कर रही है, इसमें एक उनके लिए चैलेंज भी होता है, एक अपॉर्चुनिटी भी होती है कि अगर कल कोई दूसरी बाहर की कंपनी अगर ख़रीद ले, उसको बना बनाया एक मुल्क में तीसरे नंबर पर जो कंपनी है वो मिल जाती है। इन्वेस्टमेंट जो भी करता है, जहाँ भी करता है, वो रिटर्न्स को देखता है, मुल्क की स्टेबिलिटी और पॉलिसी को देखता है। ये दो चीज़ें सबसे क्रिटिकल होती हैं, क्या रिटर्न्स हैं और पॉलिसी की स्टेबिलिटी है या नहीं है। उसके बाद बाकी मामला आते हैं, पॉलिटिकल अनसर्टनिटी क्या है, इकोनॉमी किस कंडीशन में है। मैंने कहा ना, हर हालात में कुछ लोग उसको बड़ी अपॉर्चुनिटी की नज़र से देखते हैं, वो आते हैं। आपकी आज जो कंपनीज हैं वो इतनी अंडर वैल्यूड हैं, तो अगर बाहर का इन्वेस्टर देख ले कि भाई ये कंपनी है, ठीक है, पाकिस्तान के रिस्क भी हैं, लेकिन इसका पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूंगा, वो इन्वेस्ट कर देगा। तो इस तरह ये चीज़ें रहती हैं, एक वक्त के साथ बदलती रहती हैं, ठीक होती रहती हैं। इन्वेस्टमेंट आ जाएगी अगर आप पॉलिटिकल अनसर्टनिटी दूर कर दें। स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी सबसे क्रिटिकल है, पॉलिसी दे दें कि इन्वेस्टमेंट महफूज रहेगी। उसी साथ जुडिशल निज़ाम भी होता है, हुकूमत की अपनी इंटरफियरेंस भी होती है, ये बहुत सी चीज़ें जुड़ी होती हैं आपस में, सबको ठीक करने की ज़रूरत है। तो सर ये ठीक करेगा कौन? आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। पिछले गुज़श्ता तकरीबन 14 महीने से आपकी पार्टी हुकूमत में है और इन 14 महीनों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने की बजाय चीज़ें मज़ीद अनस्टेबल हो गई हैं। तो ये किसने इनिशिएटिव लेना है? चीज़ें कैसे और कौन दुरुस्त कर सकता है? चैलेंज है लीडरशिप के लिए, आज मुल्क की लीडरशिप के लिए चैलेंज है कि उस बात को समझे कि अगर हम ये सब चीज़ें नहीं दे पाएंगे, रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे, चेंज नहीं ला पाएंगे, तो फिर मुल्क नहीं चलेगा। इसलिए सब बैठ कर एक रास्ते का तयन कर लें और उस पर सारे मिलकर चलें। इसके अलावा आपको रास्ता नहीं है। क्या ये होगा? मुझे मुश्किल नज़र आता है। इस वजह से जो अगला इलेक्शन है, इलेक्शन होगा, होना चाहिए, आइन की ज़रूरत भी है, लेकिन वो शायद आपको मसाइल का हल ना दे सके। तो आज ये चैलेंज है मुल्क की लीडरशिप के लिए, बातों को समझे और इन बातों पर के को नज़र सामने रखकर और मुल्क के मुफाद में एक फैसले करें। सियासी मुफाद को एक तरफ करके, ज़ाती मामलात को एक तरफ करके, आज मुल्क के मुफाद में फैसले करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया शाहिद खान अब्बासी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना, अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर हयात खान और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।